नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर तेजी है और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड 48,000 के करीब पहुंच चुका है, चांदी 69,000 के ऊपर। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी बताएं सर, गोल्ड की तेजी बढ़ रही है, क्या अभी और तेजी बढ़ सकती है और इस लेवल पे क्या आप बाइंग की राय देंगे? शॉर्ट टर्म सेटअप बुलिश है, खास करके चाइना का जो न्यूज़ आया है, उन्होंने गोल्ड इंपोर्ट खोल दिया है। जो पहले इंपोर्ट कोटा होता था, अभी ये निकल रहा है, तो 150 टन इंपोर्ट शायद अप्रैल मई में चाइना में होगा। इंडिया का भी लास्ट मंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट था। यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़े नीचे आए हैं। इन्फ्लेशन चाइना में भी, इंडिया में भी, यूरोप में भी बढ़ रहा है। ये सेटअप देखते हुए यहाँ से अभी भी थोड़ी गुंजाइश है। खास करके कोरोना प्रीमियम जो बिल्टअप हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि अभी भी पूरा बिल्टअप नहीं हुआ। ठीक है, अनुज जी आपका व्यू क्या है? आज शाम के कारोबार के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। गोल्ड सिल्वर में तेजी का ट्रेंड देखने को मिला है। इवन अगर हम देखें तो $1780 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको मार्केट ने ब्रीच करके ट्रेड किया है और रिसेंटली भी $1790 का हाई बनाया है। तो जो ट्रेंड था वो कंटिन्यूस रहा है पॉजिटिव साइड में। चाइना की न्यूज़ आने के बाद मार्केट और सपोर्टिव हुआ है और जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड गिरी है और डॉलर 2.5 महीने के लो पर है, वो एक काफ़ी सपोर्टिव रहा है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर खरीदारी का ट्रेड रहेगा। गोल्ड में करंट रेट से हमें लगता है खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 47,200 का रहेगा, टारगेट करीबन 48,200 48,300 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो $1790 $1795 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं और $1800 तक का भी टारगेट हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है। इस वक्त गोल्ड का भाव 47,616 के स्तर पर है, करीब ₹250 की तेजी है। हालांकि इंट्राडे में ₹400 से ज्यादा दाम बढ़े थे। चांदी पर बीरेन जी क्या कमेंट होगा आपका? सिल्वर में अभी ट्रेड करने का मौका है क्या इस भाव पर? सूर्य के पीछे और खास करके बेस मेटल्स की तेजी की सिल्वर पे अच्छी असर हुई है और डिलेड रनअप इसमें आया है। यहाँ में अभी भी बाई साइड पे कन्विक्शन नहीं है मुझे, लेकिन कॉन्ट्रारियन भी नहीं जाऊंगा। कहीं अच्छा सा टिप्स मिले तो बाई करूंगा। इस भाव पे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है मेरे पास। ओके, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अनुराग का, MP से हैं हमारे साथ। पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर, मेरा सवाल वकील साहब जी से है कि सर चने में मैंने 5,800 में बाइंग की है, तो अब इसमें क्या करना है? और सोयाबीन पे सलाह चाहिए कि सोयाबीन में बाय करना है कि अब सेल करना है। बाय करना तो किस टारगेट से, सेल करना तो किस टारगेट से, बताइए। जी जी जी, बताइए बीरेन जी क्या करना चाहिए? सोयाबीन में अभी प्रॉफिट टेकिंग का अभी टाइम आ रहा है। इस भाव से मैं बाई साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। शायद कोई रेगुलेटरी एक्शन भी आ सकता है। चने में सेंटिमेंट अच्छा है, फिजिकल डिमांड भी अच्छी है, लेकिन बेसन दालों में डिमांड थोड़ी कम हो रही है। तो यहाँ 5500-5600 के आसपास मैं बाइक प्रेफर करूँगा बाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिजिकल में फिलहाल लॉकडाउन और सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखते कोई व्यू नहीं है मेरा। ओके, अगला सवाल है अंकित का, पटियाला से हैं हमारे साथ अंकित। पूछिए अंकित। सर मेरा ये पूछना है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें इस कंडीशन में अभी तेल परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए? तेल ऑयल, क्या आप एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं? मस्टर्ड की। अच्छा, मस्टर्ड की। बताइए बीरेन जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? मस्टर्ड में अभी भी रनअप थोड़ा बाकी है। हालांकि मैं सोयाबीन की तुलना में इसको काफी स्पेक्युलेटिव या तो यूफोरिक मानता हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल मिलें बंद हो रही है डिस्पेरिटी के कारण। बट अभी ये लॉकडाउन और जो डिस्टर्बेंसेस है, तो मार्केट स्पेक्युलेटर्स के द्वारा हाईजैक हो गया है। ओके, अगला सवाल है रमेश पटेल साहब का। पूछिए पटेल साहब।
सर जी करंट रेट पे निकल में क्या किया जाए? करंट रेट पर निकल में क्या किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका इसलिए है क्योंकि अब डिमांड को लेकर एक बार फिर से चर्चा उठने लगी है। अनुज जी बताइए, ताजा भाव पर निकल में क्या किया जाए? देखिए अभी रेट चल रहा है 1218 का, तो मुझे लगता है कि 2-3 रुपए और नीचे आता है, करीबन 1214 1215 के रेंज के आसपास, क्योंकि वो एक सपोर्ट जोन है। तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि वहां से बाउंस लेकर भाव ऊपर में 1225 1230 तक जा सकता है, तो 1214 1215 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कॉपर के अंदर 730 से भी आज जी, ऊपर सुन रहा हूं जाके कैलाश जी, पूछें। 27 के करीब चल रहा है। तो कोरोना की सेकंड वेव चल रही है, इतना भयंकर कोरोना फैला है, तो टूट तो नहीं रहा है ये। पिछली बार तो भयंकर टूटा था। ठीक बात है, बताइए अनुज जी क्या होगा कॉपर में अब? देखिए कॉपर में जो मेन इस बार रोल फैक्टर कर रहा है वो चाइना की डिमांड और चाइना का जो डेटा पॉजिटिव आया है वो, उसकी वजह से हमने सभी बेस मेटल में तेजी देखी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाइना का डेटा अभी पॉजिटिव आ रहा है और हमने देखा है कि जिस तरीके से गोल्ड के इंपोर्ट के लिए भी मंजूरी मिली है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्रेसिवली जो चाइना है वो मेटल्स की तरफ खरीदारी करता हुआ दिख रहा है। तो लगता नहीं है कि हमें कि ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो कॉपर ऑलरेडी हम एक तेजी के ट्रेंड में देख रहे हैं, तो बुल ट्रेंड यहाँ बना हुआ है। हमें लगता है कि आगे भी यहाँ पे कंटिन्यूस तेजी रहेगी। हालांकि 740 745 से एक रेजिस्टेंस जोन है, मुझे लगता है कि वहां तक मार्केट एक बार आ सकता है। तो अगर करेक्ट होगा तो 740 की जाने के बाद कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है, मगर फिलहाल जिस तरीके से रैली बना है हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है कंटिन्यूसली। तो मेटल्स में खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, मेटल में बाइंग का ट्रेड रखना चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं। चलिए, बहुत इस पर नजर रखें। अगला सवाल है प्रिया जैन का, एमपी से हैं हमारे साथ। पूछिए क्या करना चाहिए? जी जी सर चने पे क्या करना चाहिए? चने पर? अच्छा, चने में ओके, बताइए बीरेन जी, चने में क्या लग रहा है अभी आपको? चने में शॉर्ट टर्म मई के हिसाब से टारगेट 58 80 59 20 के आसपास रख सकते हैं, और अगर बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस 55 40 का होना चाहिए, 5540 का। ओके, अगला सवाल है, चलिए, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर यह आ रही है कि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने हॉलमार्किंग की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है, और जीजेसी ने चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि जो हॉलमार्किंग की तारीख 1 जून 2021 को तय की गई थी, इसे बढ़ाकर जून 2022 कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से कामकाज में देरी हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन आशीष पेठे साहब हैं। पेठे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो सर 1.5 महीने का ही वक्त बचा था, तैयारी तो हो गई होगी, अब क्यों आपको चाहिए एक्सटेंशन? नमस्ते मृत्युंजय जी। हम लोग पिछले साल से ही हम लोग लगातार बीआईएस और मिनिस्ट्री के कांटेक्ट में थे। उनको पिछले साल भी हमने जो तकलीफें हैं उनको अवगत कराया था, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में बीआईएस का जो तैयार हुआ है उसमें लगभग 60 से 65% देश के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पे एक भी हॉलमार्किंग करने का सेंटर रेडी नहीं है। और अगर आप 1 जून 2020 हॉलमार्किंग करते हो, तो अगर वहाँ पे गाँव में शहरों में अगर कोई हॉलमार्किंग कर नहीं पाएगा, हॉलमार्किंग का मतलब ये है कि वो ज्वेलर कर पाएगा। तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल के ये तकलीफ आ सकती है। रिक्वेस्ट किया है। दूसरा, कोविड का फर्स्ट वेव खत्म, लग रहा था कि हम लोग उससे बाहर निकल गए, लेकिन जो आया है वो तो पहले से ज्यादा खतरनाक है। और इट इज जो हमारा बिजनेस चलने वाला है, लोग पहले का हॉलमार्क नहीं किया हुआ बेचने के लिए पूरा 1 साल गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन कोविड की महामारी में चला गया। तो ऐसे सारे मुद्दे हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है दे कैन पोस्टपोन इट, नहीं तो तकलीफ हो सकती है।
सर 1 साल का लेकिन चाहिए एक्सटेंशन, ज्यादा नहीं है सर, क्योंकि कितनी बार डेट बढ़ चुकी है और अभी तो हम लोग बीच में ये बात कर रहे थे कि आपकी तैयारी भी हो चुकी है। नहीं, ये मृत्युंजय जी, ये अभी जो दूसरी वेव आई है वही मेरे हिसाब से 3 से 4 महीना चलेगी और उससे उभरते लोग धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और उसके बाद लोग उससे बाहर निकलेंगे। ये एक बात है। दूसरा बात यह है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई भी नया हॉलमार्किंग सेंटर अगर एस्टेब्लिश करना है तो उसको मिनिमम 2 महीना लगता है और आज हमारे देश में लगभग 850 से 900 के आसपास हॉलमार्किंग सेंटर्स है, लेकिन वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जहाँ पे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुए हैं। अगर आप छोटे छोटे शहरों में, इवन टियर 2 सिटी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, तो वहाँ पे अगर कोई भी एक भी पीस वहाँ पे बनता है तो उनको लगभग 100 किलोमीटर दूर वो एक पीस के लिए हॉलमार्क के लिए भेजना पड़ेगा। उसमें जान जोखिम है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। तो जब तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग करने की सुविधा अवेलेबल होती नहीं है तब तक ये मैंडेटरी करना मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकल होगा। ये नंबर 1 है। दूसरा बात है कि जो हॉलमार्किंग का जो ऑर्डर पास हुआ था उसमें उन्होंने ये कहा था कि यू कैन नॉट इवन स्टोर और ट्रांसपोर्ट विदाउट हॉलमार्क जी। तो ये सब सारी चीजें प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें थोड़े प्रावधान में चेंज होना जरूरी है। ठीक है, नोटेड। ओके, और कमोडिटी की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं NCDEX पर मौजूद मजबूत सर्विलांस और मॉनिटरिंग सिस्टम की, जहां पारदर्शी ट्रेडिंग सर्विस के लिए एक्सचेंज की तरफ से कैसे बेहतरीन काम किया जा रहा है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सर्विलांस का क्या बड़ा योगदान होता है पूरे ट्रेडिंग के पैटर्न में। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX एग्री मार्केट के लिए बेहतर प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट की तमाम सुविधाएं देने के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराता है। एक्सचेंज बेहद पेशेवर अंदाज में संचालित होने के साथ मजबूत टेक्नोलॉजी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी वेयर हाउस की सुविधा पूरे देश में प्रदान करता है। एक्सचेंज की इस पहल से कमोडिटी की फिजिकल डिलीवरी काफी सुचारू रूप से हो पाती है। NCDEX का मकसद हर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को प्राइस डिस्कवरी के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म देना है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी पूरे वैल्यू चेन में ना हो। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की निगरानी के लिए एक मजबूत सिस्टम मौजूद है ताकि तय नियमों को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। एक्सचेंज के पास एक ऐसा मजबूत सिस्टम है जिससे सारे लेन देन की जानकारी को प्रोसेस करने में मदद मिलती है, साथ ही समय रहते अलर्ट भी करती है। सेबी द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर कई तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन अलर्ट जारी होते हैं। इन नियमों की अनदेखी ना हो इसके लिए मजबूत सिस्टम बनाए गए हैं और गड़बड़ी होने पर गलत प्रतिभागियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है। सभी तरह के अलर्ट नियम सेबी और अन्य डेरिवेटिव एक्सचेंज के साथ विचार विमर्श के बाद मिलकर बनाए गए हैं और इन नियमों की बाजार के माहौल के हिसाब से समीक्षा भी होती रहती है। ट्रेडिंग मेंबर्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपने क्लाइंट्स के लिए मध्यस्थ और रिपोर्टिंग इकाई भी है। NCDEX अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को सर्विलांस में सुविधा के लिए सर्विलांस अलर्ट भी प्रदान करता है। नियामक निर्देशों के मुताबिक और बाजार सहभागियों को पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से NCDEX सभी तरह के डिस्क्लोजर रिपोर्ट एक्सचेंज की वेबसाइट पर अपलोड करता है। 10 बड़े क्लाइंट्स की रिपोर्ट अधिकतम ओपन इंटरेस्ट के आधार पर सबसे बड़े प्रतिभागियों द्वारा ओपन इंटरेस्ट का प्रतिशत और विभिन्न श्रेणियों के प्रतिभागियों द्वारा ओपन इंटरेस्ट और टर्नओवर का रिपोर्ट एक्सचेंज की साइट पर अपलोड किए जाते हैं। सर्विलांस सिस्टम के जरिए देश भर के गोदामों की नियमित तौर पर निगरानी रखी जाती है। तय नियमों के मुताबिक कमोडिटी की स्वीकृति और स्टोरेज के साथ डिलीवरी की सही व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाता है, जिससे फिजिकल डिलीवरी को पूरा करने में मदद मिलती है। मजबूत सिस्टम की वजह से सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भरोसा बढ़ता है और बेहतर इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलती है। और इस पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं।
हमारे साथ हैं सर्विलांस एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ईवीपी एंड हेड एनसीडीएक्स के अविनाश मोहन जी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास सीरीज में। मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा आपसे कि ये सर्विलांस का सिस्टम है क्या, इसको जरा आसान भाषा में आप समझाएं, और इसका कितना बड़ा योगदान होता है पूरे ट्रेडिंग के पैटर्न में। नमस्ते मृत्युंजय जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो सर्विलांस के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि हर मार्केट के कुछ अलग अलग नियम होते हैं। कुछ नियम तो कॉमन होते हैं क्रॉस मार्केट्स, जैसे एनएसई हुआ, बीएसई हुआ, एनसीडीएक्स हुआ, एमसीएक्स हुआ, सारे एक्सचेंजेस के कुछ कॉमन नियम रहते हैं जो रेगुलेटर बनाता है। फॉर एग्जांपल, हम ये देखते हैं हमेशा एक्सचेंज पे कोई आर्टिफिशियल वॉल्यूम ना हो, किस तरीके की प्राइस रिगिंग ना हो, ये चीज़ तो कॉमन होते हैं क्रॉस एक्सचेंजेस। इसके सिवा कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो हर एक्सचेंज और हर एक्सचेंज में जो कमोडिटीज ट्रेड होते हैं उसको मद्दे नजर रखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर, आपको ध्यान होगा कि एनसीडीएक्स पे ज्यादातर तो एग्री कमोडिटीज ट्रेड होते हैं। अब एग्री कमोडिटीज का एक खासियत ये है कि ये साल में इसकी पैदावार एक ही बार होती है और साल भर इसका खपत होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हर कमोडिटी का पोजीशन लिमिट तय किया जाता है। पूरे साल के लिए एक पोजीशन लिमिट होता है एक क्लाइंट के लिए। तो सर्विलेंस का एक रोल ये होता है कि ये देखा जाए कि दिस काइंड ऑफ ये इस तरीके के पोजीशन लिमिट्स को क्लाइंट्स एडहियर करे और कोई वायलेशंस ना हो इसके बारे में। तो इस तरीके के दो टाइप के रूल्स होते हैं, एक तो जो अक्रॉस मार्केट्स होते हैं और एक खास स्पेसिफिक एक्सचेंजेस के लिए। ये हर टाइप के रूल्स का पालन हुआ, ट्रेडिंग के मामले में पालन होना, ये सर्विलेंस डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये हम इंश्योर करते हैं कि जो भी कायदे बनाए गए हैं ट्रेडिंग के लिए, इसका पालन किया जाए व्हेन ट्रेडिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ओके, अच्छा सर, एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि ये आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं कि जो ट्रेडिंग हो रही है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर वो फिजिकल मार्केट के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसको आप लोग कैसे चेक करते हैं? हाँ, तो ये भी एक यूनिक चीज है, स्पेशली एनसीडीएक्स जैसे एक्सचेंज के लिए। आपको ये ध्यान होगा कि एक्सचेंज पे तो सिर्फ वायदे की ट्रेडिंग होती है। इसका हाजिर व्यापार तो फिजिकल मार्केट्स में होता है। देश भर अन्य जगहों पर मंडियां होती है जहां पर फिजिकल कारोबार चलता है कमोडिटीज का। तो एक्सचेंज का वायदा और फिजिकल मार्केट, इन दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन रहता है, ये हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ये उद्देश्य होता है एक्सचेंजेस का। अगर फ्यूचर्स एक डायरेक्शन में चले गए और हाजिर कोई और डायरेक्शन में चला गया तो इससे काफी डिसरप्शन आ जाती है मार्केट में। तो सर्विलेंस टीम का ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमेशा ना सिर्फ एक्सचेंज की एक्टिविटी को मॉनिटर करे, बट फिजिकल मार्केट के भी ऊपर काफी उनका निगरानी रहती है, ये तय करने के लिए कि वेदर द डेरिवेटिव्स, वेदर वायदा इज फॉलोइंग द फिजिकल मार्केट्स एट ऑल। तो ये मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ हम ये सप्लाई एंड डिमांड जो है फिजिकल कमोडिटीज का, ये स्टडी करते हैं। किस तरह का प्रोडक्शन हुआ है कोई साल में, इसको स्टडी करते हैं। हमारा एक मार्केट इंटेलिजेंस का टीम भी होता है जो हर कमोडिटी का साल भर सप्लाई एंड डिमांड स्टडी करता रहता है। हम अलग अलग वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट से इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो हमेशा हमारे पास ये फीडबैक रहता है कि वायदा जो चल रहा है, इज इट ट्रेडिंग इन लाइन विद व्हाट इज हैपनिंग इन द फिजिकल मार्केट। ये दोनों का तालमेल रहना एकदम जरूरी है। इसके बिना काफी डिस्ट्रप्शन आ सकती है मार्केट्स में। तो ये हमेशा एक्सचेंज और रेगुलेटर ये दोनों मिलके मॉनिटर करते रहते हैं कि फिजिकल मार्केट और फ्यूचर्स के बीच में तालमेल स्ट्रांग रहे। और ये तालमेल का एक सबसे स्ट्रांग लिंकेज जिसको हम कहेंगे, वो एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी होती है। ये आपको ध्यान होगा कि ज्यादातर जो भी कमोडिटीज हमारे यहाँ ट्रेड करते हैं, हम फिजिकल डिलीवरी के थ्रू उसको सेटल करते हैं। तो फिजिकल डिलीवरी करने के लिए हमारे पास देश भर में वेयरहाउसेस है, एंड वेयरहाउसेस के थ्रू एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी होती रहती है। तो ये इसका भी मॉनिटरिंग, हम सर्विलेंस का एक पार्ट ये भी होता है कि हम एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी का भी मॉनिटरिंग कर पाए। ये भी होता है, राइट। ये आपने बहुत डिटेल में बताया। छोटा सवाल आखिर लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रोसीजर आपने बताया,
ये ट्रांसपेरेंट है, इसको आप कैसे इंश्योर करते हैं? मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए आप क्या करते हैं? तो इसमें 2-3 चीज हम करते हैं ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से। पहले तो हम जितना इंफॉर्मेशन हो सके मार्केट को रिवील करते हैं। ऑफ कोर्स हम क्लाइंट का नाम तक रिवील नहीं करते, बट जो भी मैक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे स्टॉक्स कितने हैं वेयर हाउसेस में, किस वेयर हाउस में कितना स्टॉक है, ये इंफॉर्मेशन हम डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं हमारे वेबसाइट पे। इससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये अंदाजा आ जाता है कि किस एरिया में स्टॉक्स कितना है और कहाँ से डिलीवरी आ सकती है। दूसरी, हम ये भी एट अ मैक्रो लेवल डिस्प्ले करते हैं वेबसाइट पे कि किस तरह के पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका प्रोपोर्शन कितना है ट्रेडिंग में। तो टॉप 10 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन इन दी ओपन इंटरेस्ट, फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कंट्रीब्यूशन इन दी ओपन इंटरेस्ट, हेजर्स का पार्टिसिपेशन ओपन इंटरेस्ट में, एफपीओस या फार्मर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है ओपन इंटरेस्ट में। ये सारे जो इंफॉर्मेशन जो भी हम शेयर कर सकते हैं वो हम डेली बेसिस पे वेबसाइट पे अपडेट करते रहते हैं। एंड जो भी जानकार है इस मार्केट के, ये इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करते हुए ट्रेड करते हैं हमारे मार्केट पे। इससे पीपल आर ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने बहुत ओके, ठीक है। ये आपने बहुत डिटेल में बताया, बहुत शुक्रिया अविनाश मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में सर्विलांस सिस्टम को समझाने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।